हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो आज हम भाषा विज्ञान की अपनी दूसरी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने बहुत कुछ देखा था और आज हम बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हम आज देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में जो हमने देखा था उसको हम एक बार रिवीज़न कर लेंगे ताकि जो चीज़ें हमने की हुई हैं वो भी हमारे दिमाग में बैठा रहे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए कि पूरा यहाँ पे भाषा विज्ञान में हम क्या सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो कल हमने पूरा इसको कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लास में अपने, ठीक है। और इस क्रम में अगर हम देखें तो भाषा का विकास और भाषा परिवार को हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आज हम जो समझेंगे वो है खड़ी बोली में हिंदी का विकास, जो हमारे साहित्यिक रूप में हम पढ़ते हैं। भारतेंदु पूर्व युग, बुद्धवेदी युग, प्रगतिवाद, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको ये डेट भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। तो भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग आपका है 1850 से 1900, द्विवेदी युग आपका 1920 से 1900 से 1920, छायावाद युग 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1942, प्रयोगवाद 1943 से 53। तो इस प्रकार से जो है आपका देखने को मिलता है। नई कविता भी यहाँ पे आपका 1953 से अब तक वाली बात यहाँ पे हो गई। और इसके बाद जो हम देखेंगे, जो हमारी उपबोलियाँ हैं, बोलियाँ हैं, उनके क्षेत्र, वो आपका काफ़ी जो है डीप में पूछा जा रहा है। और राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय हिंदी परिषद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, देवनागरी लिपि के बारे में प्रश्न आपका बन रहा है। और उसके बाद हम हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, तो ये सारे टॉपिक हम देखेंगे तो हमारा बहुत हद तक जो है हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगी जिसको आप और अच्छे से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि एक क्लास देख करके आप सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। आपको इसके लिए आपका नोट्स चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम में आपका नोट्स ही आपको साथ देता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इस बार का लेवल आपका अच्छा देखने को मिलेगा, हाई रहेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं और हर प्रकार की चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं और प्रश्न का लेवल दिनों दिन आपका बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो काफ़ी इजी होंगे, तो उसको देख के आपको बहुत खुश नहीं होना है और बहुत हार्ड क्वेश्चन को देख के आपको बहुत ज़्यादा नर्वस भी नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आप को न्यूट्रल रखिए। और जो इजी वाले क्वेश्चन हैं, जो इन किसकी रचना है, ये सब वगैरह पूछते हैं ना, ये हर कोई कर लेता है, तो आप भी कर लेंगे। और इस पर लेकर हमने बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हैं। तो अब मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जहाँ से प्रश्न आपके जो हैं थोड़ा डिटेल में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से अन्य लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जितना वो हिंदी साहित्य का मतलब रचना, बहुत सारे लोगों के माइंड में यही होता है कि रचना को याद कर लो बस आपका हिंदी साहित्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है आपका क्रम से क्वेश्चन अब देखने को मिलता है, क्रम से प्रश्न रहता है जिसके लिए आपको डेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा डेट पर फोकस करेंगे, ऐसे प्रश्न पर हमें ध्यान देना है। अब जो है आपका सीधा रचना नहीं पूछता है, रचना के बारे में आपका प्रश्न बनता है। तो पैटर्न के अनुसार अपने आप को भी, अपने तैयारी पर भी आपको चेंज लाना है। और जैसे कि कोई भी रचना है तो उसकी कथा वस्तु पूछ ली जाती है, उसका पात्र पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उससे संबंधित और भी कोई अन्य प्रश्न जो आपके बनने लगे हैं ज़्यादातर अब देखा जाए तो वो प्रश्न है जो आदमी आपको जो है 1-2 मार्क्स से आपके मार्क्स को, आपके जॉब को आपसे दूर कर देता है। तो वो सारी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, पत्रिका से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। अब पत्रिका हो गया, पुरस्कार हो गया, तो इस पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना है। सिर्फ आपको ये याद नहीं करना है कि चलो 2-4 हमें याद है यामा को किसने दिया, यामा किसकी रचना है, इसको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इतने से काम नहीं चलेगा। तो आपको डेट पता होना चाहिए, पत्रिका में आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी पत्रिका लॉन्च हुई थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको जो है एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा लेवल को आपका इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तब जो है आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से भेद पाएंगे और अपने एक सीट को हासिल कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और भाषा विज्ञान जो है एक उभर के सामने आ रहा है आप सभी के सामने, जहाँ से प्रश्न जो है अब आपका ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से राष्ट्रभाषा हो गया, देवनागरी लिपि हो गया, यहाँ से प्रश्न आपका बन रहा है जो बहुत ज़्यादा
ध्यान लोग नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा विज्ञान ही करा रही हूँ। समय हमारे पास है तो हम अच्छे से एक एक दिन जो है कुछ नया सीखेंगे और अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर आप कर ही देते हैं। चलिए हम अब यहाँ पे जो है कल जो हमने देखा है उसको एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास और भाषा परिवार हमने देखा था, जिसमें हमने क्रम देखा। सबसे पहले संस्कृत आता है, फिर पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, अभ्रंश आता है, अभ्रंश के बाद अवहट आता है और अवहट से फिर हिंदी का विकास होता है। इस प्रकार से विश्व की 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। ये सभी प्रश्न आपके बन चुके हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रश्न आपका बन सकता है कि किस प्रकार का भाषा, निम्न में से कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो ये सभी नाम भी आपको ध्यान में रखना है। द्रविड़, चीनी, सेमेटिक जो है देखने को मिला है, ये आपका ऑप्शन में देखने को मिला है। सूडानी मिला है, ठीक है। बुशमैन भी आपका ऑप्शन में मिला है। तो आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, रेड इंडियन, काकेसस, सुडानी, जापानी, कोरियाई और बुशमैन, ठीक है। लेकिन अब भारत में पूछा जाए तो भारत में कितने भाषा परिवार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 4 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो ये सभी आपके जो है पॉइंट काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इसको आपको ध्यान देना है। भारोपीय सबसे बड़ा आपका भाषा परिवार है और चीनी तिब्बती सबसे छोटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना % है ये भी आप जो है नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब भारतीय आर्य भाषा जो है वो किसके अंदर आता है? आपका भारतीय ईरानी शाखा के अंदर आता है। ये इसकी उप शाखा है। ये सब बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा भी जो है हिंदी को कहा जाता है। ये सब हमने देख लिया था। आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो हिंदी मातृभाषा है। 43.63% जो है यहाँ पे लोग मातृभाषा जो है हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आंकड़ा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद हमने भारतीय आर्य भाषाओं को देखा था, जहाँ पे हमने तीनों को अच्छे से समझा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। वैदिक और लौकिक संस्कृत है। मध्यकालीन में आपका 500 से 1000 ईस्वी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न आपका बन जाता है और अच्छे लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। तो ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आपका पाली आता है, प्राकृत आता है, अभ्रंश आता है। बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है ये 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा इसमें शामिल की गई, जहाँ पे आपकी हिंदी की बोलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हमने सभी को अच्छे से डिटेल में समझा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आपका समय होता है, जिसमें वैदिक और संस्कृत 2 भागों में बांटा जाता है। और यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो आपके वेद हैं 4, तो वो आपके इसके अंदर आते हैं, वैदिक संस्कृत के अंदर आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ये उपनिषद भी आपका वैदिक संस्कृत के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाणिनि द्वारा छांदस नाम प्रयुक्त किया गया है। ये छांदस भी आपका पूछा जाता है, किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी आपको बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, लौकिक संस्कृत को हमने जाना। इसमें हमने देखा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी, वाल्मीकि के रामायण, वेदकृत, महाभारत, पुराण, ये सभी जो रचनाएं हैं ये आपके लौकिक के अंदर आते हैं, लौकिक संस्कृत के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। और पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा कहा था, किसे? लौकिक संस्कृत को। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। तो जो पूरा आपको कहानी नहीं लिखना है, छोटा छोटा नोट्स आपको बनाना है जो इम्पॉर्टेंट है, बस उतना ही। फिर हमने मध्यकालीन भाषा देखा, जहाँ पे हमने पहले इसके समय को देखा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है और ये आपका पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, पाली है, प्राकृत है और अभ्रंश है। ये 3 है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर। और यहाँ पे 500 ईसा पूर्व में जो है 1 ईस्वी तक माना गया है पाली को। पाली प्रथम प्राकृत इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ध्यान रखेंगे। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और भारत की प्रथम देश भाषा वो पाली ही थी। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है कि बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में हुई। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे मागधी भाषा इसी को कहा जाता है, पाली भाषा को, ठीक है, जो आगे चल के आपका मागधी फिर अभ्रंश में आपका विकसित हुआ था। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था। फिर हमने देखा था प्राकृत में हमने क्या देखा कि सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़,
महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक बोलियां यहाँ पे विकसित हुई थी। तो ये आपको अपभ्रंश के अंदर नहीं लगाना, ये आपके प्राकृत में ही विकसित हुई थी, जिसे हम, और प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे आपका जो जैन साहित्य है, भगवान महावीर के जितने भी उपदेश हैं वो आपके प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। ये सभी बात हमने देखा यहाँ पे, और सब आपको क्लास में ही याद कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिपीट करें चीज़ों को ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। और छोटा छोटा मैं तोड़ तोड़ के आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके पास एक ही बार में पूरा बर्डन ना आ जाए और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। अब अपभ्रंश में देखिए यहाँ पे आपका समय, ये तीसरी अवस्था है मध्यकाल भाषा की, ठीक है। और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य ये आपका रहता है। और अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी में कवि स्वयंभू से मानी जाती है, और पौमचर्यु इनकी रचना है, काव्य राम काव्य पर आधारित है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी जो स्वयंभू को कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो किसने क्या कहा था, ये प्रश्न आपका बहुत बनता है। मैंने आपको जोर दे के बताया था कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है, संक्रांति काल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। कवि धनपाल द्वारा रचित है भविष्यत कहा, ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल का प्राकृताभास ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। विद्यापति ने देसील बनना कहा, यानी कि देसी भाषा कहा है विद्यापति को। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है, विद्यापति, कीर्तिलता इनकी रचना है, ठीक है। रोड़ा कवि की राउरवेल और दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये, और अब्दुल रहमान का संदेश रासक, ये सभी जो है इस भाषा की प्रमुख रचनाकार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। और ये 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये माना जाता है। और दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति, इन सभी ने अपनी भाषा को अवहट बताया है, तो ये सभी अवहट भाषा में रचित हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को समझा था, जिसके अंदर हमने जाना कि ये भी आपका 3 प्रकार से होता है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। और इसका डेट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी से आपका 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन है, और आधुनिक हिंदी जो है वो 1850 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये, इसके अंदर कौन कौन सी आपकी भारतीय भाषाएं विकसित हुई, आधुनिक भाषाएं कौन सी विकसित हुई। तो सौरसेनी के अंदर आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश के अंदर आपका बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपभ्रंश से आपका जो अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। खस उपभ्रंश जो है वहाँ पे पहाड़ी हो जाएगा। ब्राचट अपभ्रंश में पंजाबी और सिंधी, ये दोनों ही पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। अब ये जो है ना आपका, ये सभी बोलियाँ हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने ये जाना कि अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश से कौन सी आपकी भाषाएं विकसित हुई हैं, ठीक है। अब जो है हिंदी का व्युत्पत्ति शब्द हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से, पहले हिंद होता है, उसके बाद सिंध होता है, उसके बाद वो हिंद में प्रचलित होता है। इस प्रकार से आपने देखा हिंदी भाषा किस प्रकार से आपकी सामने आती है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो है भाषा को भाखा कहते थे उस समय पे, और ये कुछ इनकी प्रचलित जो है यहाँ पे कथन है जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। कबीर की रचना है संस्कृत है, कूप जल भाखा बहता नीर, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लिखी भाखा चौपाई कहे, ये जैसे की है। भाखा भनित मोरी मोरी मथि थोरी, ये पंक्ति आप ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये एक नज़र आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा देख लिया करें तो आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब अमीर खुसरो जो है ये हिंदी और हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द जो है मध्य देश की भाषा के रूप में प्रचलित हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, तो खलिक बारी इनकी रचना है जो फारसी हिंदी कोश है, ये काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। और ये इन्होंने क्यों लिखी थी, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये रचना की थी। और इस ग्रंथ के में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार हुआ है, हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है। अब ये आपका ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जान लीजिए कि हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, सबसे पुराना प्रयोग, प्राचीनतम पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हमने देखी थी और आज जो है हम खड़ी बोली से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो लगभग यहाँ पे हमने 10 मिनट में सभी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया ताकि आपको रिलेट हो पाए और आपको लगे कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और पहले आप जो है क्लास में वीडियो को आपको पहले देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी युग हैं उससे संबंधित जो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। अब यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में आपको देखने को मिलता है। तो ये युग कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व युग। तो भारतेंदु से पहले का जो युग है वो 1800 से 1850 ईस्वी है। ये डेट आपका पूछा जाता है। इस बार बिहार एस्टेट में भी आपका ये डेट पूछा गया है। किसका पूछा गया था? शायद प्रगतिवाद का आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, इजी है लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी जो है गलत हो जाता है रिवीजन के जो है रिवीजन ना कर पाने की वजह से, इसीलिए आपको इसको बार बार देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए भारतेंदु युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर संघर्ष था और शुद्ध खड़ी बोली जो है हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बन्ना नवाज गेसुदराज की रचनाओं में मिलता है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। शुद्ध खड़ी बोली की बात की जा रही है, अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज, ठीक है, इनकी रचनाओं में मिलता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ जो है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 काल में विभाजित किया गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ पे आधुनिक काल की बात की जा रही है। पहले तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। तो 1000 से 1400 ईस्वी तक आपका आदिकाल है, मध्यकाल आपका 1400 से 1800 ईस्वी तक है। यहाँ पे भाषा के दृष्टि से हो रहा है, साहित्य को इससे ना जोड़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट आपका। और इसको जो है जो मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ ये आपको नोट भी करने हैं। तो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा और इसके आचार्य कौन थे? जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कौन निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं, कौन नहीं है, तो ये आपका प्रश्न बनता है। तो जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है जॉर्ज गिलक्राइस्ट के बारे में, ठीक है। भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया इन्होंने और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश का इन्होंने रचना किया। अब गिलक्राइस्ट की देख रेख में हिंदी में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ये सब जो है ये चारों आपके इसमें विशेष योगदान निभाते हैं। इंसा अल्लाह खां, अब इनको सबको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली बनता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन जो है ना, पैटर्न को समझते हुए आपको तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं कि अब आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि निम्न में से इंसा अल्लाह खां की कहानी कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, और भी कुछ 2-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न के दिन गए, ठीक है। ऐसे कुछ ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो ईजी फॉर्म में होंगे और वो सब कोई कर लेगा, आप भी कर लोगे निश्चित रूप से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई गई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेम सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, ये बहुत बार आपका पूछा जाता है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। तो आपको ना यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझेंगे। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। 1803 ईस्वी में ये रचित है।
नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। ये सब आपको पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना जो है इन्होंने ही की है, सदल मिश्र ने ही की है, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र, ठीक है। तो नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र, ये 3 रचना आपके सदल मिश्र की है। सदा सुखलाल की बात करें तो इन्होंने अपनी सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है और इनकी सबसे प्रचलित रचना कौन सी है? सुख सागर। तो सदा सुखलाल से याद रख लेना सुख सागर, ठीक है। सुख सागर की रचना इन्होंने की है। ये आपका काफ़ी डिटेल में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसमें भारतेंदु पूर्व काल में, ये भारतेंदु के पूर्व काल की बात की जा रही है अभी, तो उसके उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं ये सभी चीज़ें। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदयनमार्तन, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, डेट याद रखना है और प्रकाशन कहाँ से हुआ ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, इसको याद करना है। याद कैसे होगा? ये क्वेश्चन आप सभी का बहुत कॉमन होता है कि मैम इतना सब कुछ याद कैसे होगा। सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन, ठीक है। 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल कहानी की तरह याद हो जाएंगी। इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये, सभी चीज़ें याद हो जाती है। आपका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसका प्रयोग कीजिए। तो उदयनमार्तन जो है 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन हुआ। तो ये भी आपका कलकत्ता से ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया था, तो ये भी फैक्ट आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। बंगदूत का प्रकाशन 1828 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतेंदु पूर्व युग के 2 प्रसिद्ध लेखक थे, कौन कौन? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बने हैं और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ राजा लक्ष्मण सिंह से तो इस बार भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था बिहार स्टेट में, ठीक है। तो राजा लक्ष्मण सिंह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो पत्रिका है ये भी आपका बहुत अच्छा से पूछा जाता है। तो राजा शिव प्रसाद ने हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया है, हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया, और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का प्रयोग किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसकी रचनाओं इनकी पत्रिका को भी देखेंगे, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है, तो ध्यान से बस आपको नोट करना है। तो भारतेंदु पूर्व युग जो है यहाँ पे 2 प्रसिद्ध लेखक थे, कौन कौन? ये कलर आई थिंक आपको थोड़ा सा आँख पे खटकेगा, तो मैं पुनः रेड पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये 2 थे। और ये ध्यान रखना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग करते थे, और राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का प्रयोग करते थे हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अखबार बनारस 1844 ईस्वी में प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं? जहाँ पे आपका हिंदू मिश्रित भाषा होती है, ठीक है। ज़्यादातर कहा जाता है जो उर्दू फारसी वाले शब्द होते हैं, उर्दू शब्द होते हैं विशेष रूप से, वो आपके हिंदुस्तानी में कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बनारस अखबार जो है इसके विरोध में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षन जो है ये भी आता है 1854 में, और ये दैनिक प्रकाशन आरंभ होता है। पंजाब से नवीन चंद्र राय जो है ये ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका भी निकालते हैं। तो ये आपको ना मुझे बताना है कि समाचार सुधावर्षन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये किसकी पत्रिका है, किसकी पत्रिका, ये मुझे आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालय के लिए अनेक पाठ्य पुस्तक की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया है। अब राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। यही प्रश्न आपका पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रजा हितैषी किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह की। कैसे याद रखेंगे? देखिए, याद रखने के लिए तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको बार बार रिवीजन करें। कई बार जो है चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो जाती हैं कि आप उसको किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं। तो प्रजा का हितैषी कौन होता है? राजा होता है।
आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो, या आप जैसे ही देखेंगे ना एग्ज़ाम में वैसे ही आपको याद आ जाएगा प्रजा हितैषी। तो प्रजा का हितैषी कौन होता है? राजा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रजा लिखा है तो प्रजा से आपको राजा याद आ जाएगा, तो राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि वे कौन है जिन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया हिंदी का प्रचार प्रसार करने में। तो राजा लक्ष्मण सिंह का नाम लिया जाता है। और उर्दू में अगर पूछा जाए तो सितारे हिंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शकुंतला नाटक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका अनुवाद जो है संस्कृत से खड़ी बोली में किन्होंने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया, इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिलती है। और 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पे कलकत्ता बुक सोसाइटी और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की भी स्थापना इसी क्रम में आपकी देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में आप ध्यान रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इन्हीं को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। और इनका समय याद रखेंगे 1850 से 1900 ईस्वी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी है पर गलत भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया है। और 1850 ईस्वी में से लेकर के 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। इस युग में हिंदी के गद्य की बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में अपनाया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस में देख रही थी, बहुत सारे वीडियो में देख रही थी, तो इससे मुझे पता चला कि इस बार का जो एग्ज़ाम था उसमें यहाँ से भाषा साहित्य से आपके प्रश्न बहुत बने थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस माध्यम से देखा जाए तो गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में इन्होंने अपनाया। और भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग अपनाया था। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान। हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 जो है इनकी पत्रिका है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला है आपका हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी 1874 ईस्वी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है यहाँ पे। ठीक है, और ये बाला बोधनी जो है ये आपके महिलाओं के लिए है। तो ये भी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि भारतेंदु की ऐसी कौन सी रचना है जो पूर्णतः महिलाओं पर केंद्रित थी, तो बाला बोधनी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल के निम्न में से कौन से रचनाकार हैं नहीं हैं। तो ये सब एक जगह पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको नोट भी कर सकते हैं, आप कर सकते नहीं, करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट करना है आपको, बहुत ज़रूरी है ये। और भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या था? वो नवजागरण था। ये पॉइंट भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मंडल की क्या विशेषताएं रही हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए साहित्य का जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी बदलते जा रहा है, तो आपको ये सभी फैक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, द्विवेदी युग में क्या इंपॉर्टेंट था, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए कि विशेषताओं पे प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्ण आदि जो कवि हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से 2-4 बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवीज़न करें। ये आपको सबसे ज़्यादा जो है हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार आप पढ़े बहुत कुछ होते हैं पर उसका रिवीज़न ही नहीं किया है और इस वजह से आप वहाँ जाते होंगे एग्ज़ाम में तो आपको लगता होगा कि ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, पर क्या है आंसर कन्फ्यूज़न में सारे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसीलिए आपको रिवीज़न पे ज़्यादा फोकस करना है।
कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उसको ज़्यादा बार पढ़ो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है 1893 ईस्वी में इनका जो है, और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है हिंदी के विकास में। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1893 याद रखेंगे। और इंडियन प्रेस प्रयाग से आपका योगदान महत्वपूर्ण है हिंदी के विकास में। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है और इसके प्रथम संपादक कौन होते हैं, चिंतामणि घोष। तो वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी भी दे दिया रहेगा, चिंतामणि भी दे दिया रहेगा, श्याम सुंदर दास भी दे दिया रहेगा। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संपादन किया, लेकिन प्रथम संपादक अगर पूछा जाए तो चिंतामणि घोष हो जाएंगे। और इसी क्रम में आपका जो प्रश्न बनता है एक महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बनता है, जिन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक जो है संपादन किया था, ठीक है। यहाँ पे 1900 ईस्वी की बात की जा रही है जब आपका पत्रिका यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है, आरंभ होता है। और उस वक्त कौन होते हैं, चिंतामणि घोष। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आपका 1900 से 1920 ईस्वी के अंतर्गत आता है। और ये आपका ध्यान रखेंगे कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये पड़ा है द्विवेदी युग। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भी 2-4 द्विवेदी का नाम यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, पर आपको पता होना चाहिए कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, ठीक है। और ये समय जो इम्पॉर्टेंट है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, तो उसको ज़रूर से आपको नोट करना है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के नियुक्त हुए, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। सरस्वती पत्रिका को, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपका बन जाता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको नोट करने हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है, किसको, द्विवेदी युग को। ये प्रश्न बनता है। और नामकरण काल विभाजन से प्रश्न आपका बहुत बनता है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। किसने कहा है ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। तो इन्होंने जो है, यहाँ पे आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐसे कौन सी पत्रिका थी जो व्याकरणिस्ट और वर्तनी संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती थी, शुद्धता पर ज़्यादा फोकस करती थी, तो वो था आपका सरस्वती पत्रिका। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो वहाँ बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किसमें थे, भारतेंदु युग में थे। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं ये द्विवेदी युग में हैं। ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। भट्ट साहब जो थे आपके वो भारतेंदु में थे, ठीक है। अभी हम पूरा रिवीजन भी करेंगे एक बार अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब छायावाद युग में देखिए आपका पत्र पत्रिका से संबंधित जो हिंदी विकास में आपका ज़्यादा योगदान दिया था वो था आपका सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग। तो उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे छायावाद युग क्या है। तो ये आपका पहले तो समय आपको याद रहना चाहिए, 1918 से 3600 ईस्वी, ये काफ़ी पूछा जाता है। छायावाद युग को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद स्थान दिया जाता है। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, कई बार आपका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भारतेंदु युग, उसके बाद आपका द्विवेदी, उसके बाद छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, इस प्रकार से आपका चलता है। नई कविता, साठोत्री, ये सब आपका धीरे धीरे वहाँ पर आपका मिलते जाएगा। अब छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने प्रकृति को मिलाया है, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया
और महादेवी वर्मा ने इसमें प्राण डाले। तो ये 4 जो थे आपके कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये जो 4 थे ये स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है, स्तंभ माने जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि कौन हैं, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और किसने क्या दिया, प्रसाद जी ने क्या दिया, प्रकृति को मिलाया है, प्रकृति की बातें उन्होंने ज़्यादा की हैं। छायावाद युग में जो उनकी काव्य रचना है, छायावादी जो उनकी काव्य रचना है या फिर जो भी उनकी रचनाएं हुई छायावाद के समय में, वो आप उन्होंने देखेंगे तो प्रकृति पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। निराला ने क्या दिया, मुक्तक छंद दिया। मुक्तक छंद के प्रणेता जो है वो निराला जी माने जाते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। पंत जी जो है इन्होंने शब्दों को सरल बनाया और महादेवी वर्मा ने इसमें प्राण डाले थे। चलिए हम आगे देखते हैं छायावाद युग में कौन कौन से रचनाकार हैं इम्पॉर्टेंट। तो छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये आपके द्विवेदी युग में भी आ जाते हैं और छायावाद युग में भी आ जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिनकर जी, ठीक है। सोहन लाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह। तो ये सभी जो हैं आपके अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध बनाया है इन्होंने। छायावाद युग में पद के ही नहीं गद्य के संदर्भ में भी साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। तो छायावाद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे देखते हैं प्रगतिवाद। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है, 1936 से 1942, ये आपका था प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से लेकर के 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम याद रखेंगे। ये कार्ल मार्क्स जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट, ये कथन भी, ये जो आपका लाइन है ये आपका पूछा जाता है। अब प्रगतिवादी कविता में कवियों में कौन कौन शामिल है, तो सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि जितने भी कवि हैं ये सभी इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी कवियों के अंदर ये आते हैं। अब देखिए प्रयोगवाद की बात करें तो सबसे पहले आपको समय याद रखना है। प्रयोगवाद में आपका 1943 से 1953 का जो समय है वो प्रयोगवाद के अंदर आता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन कहाँ से आता है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक आपको चारों तार सप्तक याद होने चाहिए। तार सप्तक के जो कवि हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तार सप्तक से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, हर एक एग्ज़ाम में बनता है। तो ये आपको डिटेल से समझ में आना चाहिए। और ये भी याद रखेंगे कि अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा था, राहु का अन्वेषी। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। और प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि सबसे ज़्यादा जो है ये किससे प्रभावित है, अस्तित्ववाद से प्रभावित है। और समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। प्रयोगवाद युग में खड़ी बोली का काव्य भाषा में उत्तरोत्तर विकास होता गया। और इसके बाद आती है आपकी नई कविता। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 1953 ईस्वी से अब तक की जो आपकी रचनाएं हैं वो नई कविता के अंदर आते हैं। और नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद से हुआ था। और इसके संपादक कौन थे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये नाम याद रखेंगे, नई कविता से संबंधित है। ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा बनता है। अब देखिए हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के देशों में भी प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरा देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अब हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है और इसमें साहित्य की सभी विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, इन सभी को जो है साहित्य सृजन के रूप में यहाँ से देखने को मिलता है। और हिंदी के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जो आपका इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज काफ़ी पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है और 1800 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष भी है। और हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा
उत्तर प्रदेश में है प्रयाग में, 1884 से में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी उत्तर प्रदेश में, 1893, ये डेट आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 1910 में। दक्षिण भाषा हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई से 1915 में संबंधित है। अखिल भारतीय संगीत परिषद बम्बई महाराष्ट्र 1919 से संबंधित है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है, 1920। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड से संबंधित है, 1929। आगे देखते हैं, नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर, ये आपका पूछा गया है एक बार, मध्य प्रदेश में 1935 से संबंधित है। प्रगतिशील लेखक संघ, ये पूछा जाता है आपका, प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश 1936 से संबंधित है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 1936 से संबंधित है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम, ये 1938 से संबंधित है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई महाराष्ट्र 1938 से संबंधित है। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन बम्बई 1942 से संबंधित है। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1945 से संबंधित। देवनागरी लिपि सुधार समिति, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश 1947 से संबंधित है, ये स्थापना वर्ष है ये सब आपका, ठीक है। और देखिए, हिंदी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार, ये आपका 1951 से संबंधित है। हिंदी साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में आपका 1953 से संबंधित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। हिंदी साहित्य अकेडमी, जहाँ से आपका हिंदी साहित्य में अन्य पुरस्कार जो है यहाँ से फिर आपका लॉन्च किया गया था। संगीत नाटक अकादमी, ये आपका नई दिल्ली में 1953 से संबंधित है। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये आपका नई दिल्ली से संबंधित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959। नागरी लिपि परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 1975। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 1997। तो ये जो हमने यहाँ पे पूरा देखा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले तो ये फोर्ट विलियम, उसके बाद आपका नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपका दक्षिण भारत भी एक बार आया है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था। इसके बाद अगर हम बात करें, हिंदी विद्यापीठ देवघर, नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर, प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ, प्रचार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा परिषद पुणे महाराष्ट्र, देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। हिंदी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से आपका इस बार बिहार स्टेट में क्वेश्चन आया है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। यहाँ से आपका बना है कि ये जो है आपका संस्था, यहाँ से आपका कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो ये ऐसा प्रश्न आपका बना है इस बार, ठीक है। तो देखने को है कि कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, तो जो भी चीज़ें करवा रही हैं, कोई भी चीज़ आपकी फालतू नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हिंदी साहित्य अकेडमी, हिंदी साहित्य अकेडमी। इसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये ना भी करें तो चलेगा, ठीक है। नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद, ये देख लीजिएगा। और ये इतना आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम हिंदी की उपबोलियाँ देखेंगे, जिसमें ये काफ़ी पूछा जाता है कौन सी भाषा आपका किससे संबंधित है, विभाषा क्या होता है। विभाषा देखिए, ये आपके जो है बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उपभाषा, विभाषा, ये सब आपका ऑप्शन में दिया होता है, तो कौन सा किससे संबंधित है, किसको हम विभाषा कहते हैं, किसको उपभाषा कहते हैं, किसको क्षेत्रीय बोली कहते हैं, ये सब हम देखेंगे। और ये इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आपका पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी बोलियां आती है, कौन सा किस जगह से आपका संबंधित है, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। कौन आपकी खड़ी बोली आकार बहुला है, ये सब आपका बहुत बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट हमारा वीडियो, जहाँ पे हम ये सभी चीज़ों को देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। और आज हमने क्या क्या देखा, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो आज हमने हिंदी खड़ी बोली, हिंदी का विकास देखा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा भारतेंदु पूर्व युग जो है आपका 1800 से 1850 ईस्वी, ये डेट याद रखेंगे। अमीर खुसरो और बंदा नवाज़ जो है यहाँ पे इनकी रचनाएँ मिलती हैं आपकी शुद्ध खड़ी बोली में। और इसके बाद आपका वास्तविक आरंभ जो 1000 ईस्वी से माना जाता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1000 ईस्वी ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये आपका आदिकाल, मध्यकाल
और आधुनिक काल, ये आपका डेट याद रख लीजिए, आधुनिक भाषा के अंदर ये आता है आपका। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका निभाता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसके आचार्य कौन, जिसके यहाँ पे आचार्य जॉन ग्रिल के स्टाइल जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कौन कौन है ये काफ़ी पूछा था, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा मिश्र और सदा सुखलाल, इनका ये योगदान रहता है हिंदी के अनेक पुस्तकों के मौलिक प्रकाशन में और इनके योगदान में। अब इंसान अल्लाह खां की रचना में रानी केतकी की कहानी जो ठेठ बोलचाल की भाषा में प्रचलित हुई, लल्लू लाल की 14 रचनाएँ हैं, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। प्रेम सागर इनकी रचना है। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र, ये 3 रचनाएं इनकी मिलती है। और सदा सुखलाल की सुख सागर, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी हमने बात की। इसके बाद कुछ पत्रिका हमने देखा जो भारतेंदु पूर्व युग में आपका देखने को मिलता है, वो है सबसे पहले उदंत मार्तंड, ठीक है। सबसे पहला हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र है और ये 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1828 में बंगदूत, इसको सरकार बंद कर देती है 1829 में, ठीक है। लेकिन ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, ये बंगदूत किसकी पत्रिका है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्रसिद्ध है और काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए, भारतेंदु युग जो है, पूर्व युग जो है, उसमें 2 लेखक प्रसिद्ध थे आपके, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे निम्न में से कौन है जो भारतेंदु पूर्व युग के रचनाकार हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए, ये जो है आपका मंडल, ये जो युग है, ये सभी युग से संबंधित जो कवि हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। 2-4 बार या तो कॉपी में आप लिख लीजिए, उससे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और बार बार देखते रहने से तो आपको याद हो ही जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये आपका उर्दू शैली का प्रयोग करते थे, और लक्ष्मण सिंह जो है वो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का प्रयोग करते थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है बनारस अखबार इनकी पत्रिका है, और इसके विरोध में कौन सी पत्रिका आई थी, तो सुधाकर आई थी। और ये किसकी है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये दोनों आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब समाचार सुधा वर्षन पहले ही बता चुकी हूँ 1854 ईस्वी में, ये भी किसकी है, ये आपको पहले ही बोली हूँ आपको बताने के लिए। ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको इसे यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब पंजाब से नवीन चंद्र राय ज्ञान प्रकाशनी निकालते हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि ज्ञान प्रकाशनी जो पत्रिका है ये किसकी है, तो पंजाब से निकलती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालय के लिए पाठ्य पुस्तक का रचना किया, जिससे आपका हिंदी के विकास के प्रचार प्रसार में योगदान इन्होंने दिया। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना यहाँ पे पत्रिका है राजा प्रजा हितैषी, और ये कितने में आपका आगरा से प्रकाशित होती है 1861 में। संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ईसाई पादरी भी इसमें सहयोग देते हैं, ठीक है। और 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना होती है, जहाँ पे भी कुछ विषय की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा पूरा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिकता का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, और 1850 से 1900 की ईस्वी तक की जो अवधि है वो आपका भारतेंदु युग कहलाती है, ये आपको याद रखना है। और इस युग में जो है गद्य के बहुरूपी रूप का सूत्रपात हुआ है, गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली के माध्यम बनाया गया है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ के बीच का मार्ग अपनाया, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अब इनकी 3 रचनाएं, 3 इनकी पत्रिका है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका और बाला बोधनी। बाला बोधनी आपकी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मूल स्वर क्या था, भारतेंदु मंडल का नवजागरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इसके रचनाकार जो कौन प्रमुख रचनाकार है भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, याद रखेंगे भट्ट साहब जो है वो भारतेंदु के अंदर आते हैं, और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो द्वितीय छायावाद के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है 1893, याद रखेंगे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और सरस्वती पत्रिका जो है इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा
किया जाता है स्टार्ट, और इसके प्रथम संपादक कौन है? चिंतामणि घोष। ये सब हमने देख लिया। इसके बाद भारतेंदु युग में हमने क्या देखा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं। ठीक है, 1903 से लेकर के 20 तक जो है द्विवेदी युग का समय है, और ये पूरे अपने समय में याद रखिएगा 20 यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का संपादन ये करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1903 से लेकर के 20 तक जो है संपादन इन्होंने किया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है द्विवेदी युग को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया, और त्रुटि संबंधी जो भी होता था उसको वो निकाल देते थे। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि निराला जी की रचना थी जूही की कली, जिसको इन्होंने वापस कर दिया था, इन्होंने अपनी पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया था, ये कहकर कि इसमें बहुत सारी अश्लीलता है, और ये आपका मुक्तक छंद की सबसे प्रथम रचना मानी जाती है जूही की कली, याद रखेंगे, जो निराला की है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। आगे देखेंगे तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। छायावाद में हमने देखा, सबसे पहले तो ये समय आपको याद रखना है, 1918 से 1936 का समय जो है छायावाद में होता है, और जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा ये इसके अंदर स्तंभ कवि के रूप में माने जाते हैं। अब अगर छायावाद में हम प्रमुख रचनाकार को देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त, ये सभी जो हैं आपके छायावाद युग के अंदर आते हैं। ये सभी आपको बात ध्यान रखना है। प्रगतिवाद की रचना समय याद रखेंगे, 1936 से 1942 का समय जो है प्रगतिवाद के लिए है, और मार्क्सवाद इससे प्रभावित है। प्रगतिवाद तो कार्ल मार्क्स जो है ये प्रवर्तक माने जाते हैं प्रगतिवाद के। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रगतिवादी कवियों में कौन कौन आ जाएंगे? तो सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है रामविलास शर्मा, ये सब पूछा जाएगा आपका, और एक से ज़्यादा प्रश्न ऑप्शन भी आपके सही होते हैं। आपको याद रखना है कि 5 ऑप्शन वाला जो है एक कांटा आपके पास है जो हर बार गड़ जाता है, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। कई बार आपको 2 दिए होते हैं, यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को डाल दिया जाएगा, और शिव मंगल सिंह सुमन को डाल दिया जाएगा। तो आप सिर्फ इसको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि जो ये छायावाद के प्रवर्तक प्रमुख स्तंभ कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, तो ये प्रगतिवाद में नहीं हो सकते। तो ये इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 नाम दिए तो ये दोनों आपके प्रगतिवाद के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रयोगवाद युग आपका 1943 से 1953, और इसका समय अज्ञेय द्वारा ये संपादित जो तार सप्तक है इससे माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। अस्तित्ववाद से प्रभावित है, ये प्रश्न भी बनता है आपका। और समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया, ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नई कविता से संबंधित प्रश्न। तो नई कविता में क्या बनेगा आपका कि 1953 ईस्वी से ये आपका माना जाता है। 1954 में इनकी एक पत्रिका आती है, नई कविता पत्रिका। ये इसके प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे 1954, और ये किसकी है, इसके संपादन कौन है? तो जगदीश चंद्र गुप्त है। इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ था। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये हमने देख लिया, और इसमें हमने कुछ संस्थाओं को देखा। ये संस्था आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्ट विलियम कॉलेज, 1800 ईस्वी में ये पूछा जाता है। हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग उत्तर प्रदेश। नागरिक पंचायत सभा आपका इम्पॉर्टेंट है 1993 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश आपका 1910 में। सभी चीज़ें देखेंगे हम, कौन कौन सा जो है सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था हिंदी के लिए, तो वहाँ से भी आपका प्रश्न बहुत बनता है। सभी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, तसल्ली से आपको पूरा देखना है। और छोटा छोटा कोटेशन में मैं आपको CHBCJ कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आपके पास बर्डन ना हो। और रिपीट भी कर लिया हमने पूरे एक ही क्लास में हमने अच्छे से, और उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखें हम, और इम्पॉर्टेंट में कौन सा आ जाएगा, बता चुकी हूँ आपको। नागरिक लिपि सुधार समिति, प्रगतिशील लेखक संघ, ये आपका 1936 में याद रखेंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी 1936 में, ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र परिषद पुणे, देवनागरी लिपि सुधार, बिहार राष्ट्र
भाषा परिषद, ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य अकेडमी, ये आपका जो है 1953 से सबसे पहला जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिलता है 1955 में। किसको मिलता है? और माखनलाल चतुर्वेदी को मिलता है। किसके लिए मिलता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बीपीएस इस बार पूछा गया बिहार स्टेट में। तो ये सभी प्रश्न देख सकते हैं आपकी कितना रिलेट करता है और बिहार इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, उनके क्षेत्र से संबंधित सभी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ तक अगर आप पूरा वीडियो आपने देखा है, पसंद आया आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको। और इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए रहिएगा, ठीक है, बनाते चलिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। पूरा भाषा विज्ञान आपको अच्छे से कराया जाएगा। फिर हम प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।